Morning students, we'll start with our next chapter. This is a new chapter. We have already completed bill of exchange and then we did final account. Hope so आपको दोनों chapter अच्छे से समझ पाएंगे आए होंगे. Final account, they will ask you a full-fledged sum. It will be question number last question in your question paper. Now dissolution, it will come with an option with bill of exchange. Either you are supposed to do bill of exchange or you are supposed to do dissolution. वो totally आपके ऊपर depend होता है. मैं क्यों सिखा रही हूँ ताकि आपके लिए ऑप्शन हो जाए कि आप क्या कर सकते हो. दोनों सम पढ़ के लेना बोर्ड में और जो सम आपको इजी लगेगा वो अटेम्प्ट कर लेना. ओके. नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये हम सम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले डिसोल्यूशन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ. डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन द बिजनेस. यानी कि जब हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो हम बंद कर देते हैं, वी आर क्लोजिंग अवर बिजनेस, वी डू नॉट कंटिन्यू विद अवर बिजनेस, दैट इज नोन एज डिसॉल्विंग द फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? वाइंड अप या क्लोज डाउन ऑफ बिजनेस. Relation among partners in a partnership firm come to an end. It is known as dissolution of partnership. मतलब क्या है कि हमने पहले अपने 2-3 लोग साथ में आए, हमने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की, हमने बिजनेस किया, लेकिन फ्यूचर में जाकर अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से हम वो फॉर्म बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, दैट मीन्स व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिसॉल्व्ड अवर पार्टनरशिप फॉर्म. So what is the meaning of the word dissolution? Dissolution means winding up of the company or closing of the company is known as dissolution. Hope so आपको ये term का meaning clear हुआ होगा. Now the next term which I have written in my book, that is definition. What is the definition of dissolution? अब डिसोल्यूशन का डेफिनेशन जो हमने लिखा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932. व्हाट इट इज? द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. जब सारे पार्टनर सहमति से डिसाइड करते हैं कि हमें अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, वी आर सपोज टू क्लोज डाउन आवर बिजनेस, that means they have dissolved the firm. Okay, firm बंद करने का जब वो when they decide to close the firm, that means they have dissolved the sum. अब firm close करने के लिए various reasons will be there. Now what are the reasons that we will study? थोड़ा सा ही theory मैंने लिया है, जो important लगा मुझे वही मैं highlight करूँगी और बाद में हम sum start करेंगे next lecture में. What are the reasons for dissolution of partnership firm? There are 6 reasons which we have written. First one, by voluntary act of partners themselves. इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर अपने आप में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अभी फॉर्म नहीं कंटिन्यू करनी है, हमें पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज करनी चाहिए. उसके लिए उनका अपना कोई भी रीजन हो सकता है. They have full right to dissolve the firm, to close the firm, to wind up the firm. The second one, when the period of partnership firm is expired. जब उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की थी तो वहाँ पार्टनरशिप डीड में टर्म यानी कि टेन्योर लिखा होगा कि हम ये बिजनेस 5 years 10 years के लिए वी विल डू द बिजनेस. और जैसे वो टर्म कंप्लीट हो जाएगा, वो टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, द फर्म हैज टू बी डिसॉल्व्ड. ओके. थर्ड रीजन जो लिखा हुआ है, दैट इज रिटन, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड after completion of specific venture for which it was formed. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लिखा है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो हम डिसॉल्व कर सकते हैं फॉर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच इट वॉज फॉर्म. अब जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर हम बिल्डर्स हैं, हमने किसी सोसाइटी का या बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट लिया है, तो हम 2-3 लोग इकट्ठा होके हमने पार्टनरशिप फॉर्म की. जैसे वो बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगी और हम लोगों को उसकी पोजीशन दे देंगे तो हमारा वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, तो तभी तो हमको वो डिसॉल्व करना पड़ेगा. द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर. पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर, वेंचर यानी कि जिस काम के लिए हमने वो फर्म बनाई थी, अगर वो काम हमारा कंप्लीट हो गया है, देन वी आर सपोज टू क्लोज आ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिसोल्यूशन। वो काम कंप्लीट हो गया, हमने अपनी फर्म बंद कर दी, दैट मीन्स वी हैव डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। फोर्थ कारण क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द फोर्थ रीजन? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी हमने बहुत बार पढ़ा है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? द पर्सन whose liabilities are more than his asset is known as insolvent person। और यहाँ पर जब एक पार्टनर या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, that time also they have to dissolve the firm, they have to close the firm। okay, जब पार्टनर्स के पास पैसा नहीं होगा, their liabilities are more than their asset, in that reason also they have to dissolve the firm। now we have studied totally 4 reasons for dissolution of firm। now we'll go towards the fifth one। what is given in the fifth one? illegal or unlawful business activity results into dissolution। illegal आपको पता है, which are not allowed according to law, जो कानून के हिसाब से सही नहीं है, और unlawful वही जो हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है लीगली करना, वो बिजनेस अगर हम करते हैं तो हमें वो बिजनेस फर्म बंद करनी पड़ेगी, दैट मीन्स वी हैव डिसॉल्व द फर्म। और जो लास्ट पॉइंट दिया है दैट इज गिवन, पार्टनरशिप विल एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। इसका मतलब क्या है? जब भी पार्टनर्स को लग रहा है नहीं हमारा बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है या और कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, तो भी वो 14 डे का नोटिस देकर एक दूसरे को अपनी जो फर्म है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब तक हमने क्या सीखा? मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का सिंपल मीनिंग है फर्म क्लोज करना। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज नोन एज डिसॉल्यूशन। जब पार्टनर्स अपनी फर्म बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर देते हैं, दैट इज नोन एज डिसॉल्यूशन। व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसॉल्यूशन? पहला, दे डिसाइड बाय देमसेल्फ, अपनी खुद की मर्जी है। सेकेंड, जिस पीरियड के लिए, टेन्योर के लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो टेन्योर जैसे खत्म हो जाएगा उनको ऑटोमेटिकली अपनी फर्म जो है वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी। सेकेंडली, थर्डली क्या दिया है कि अगर किसी स्पेसिफिक वेंचर, कोई स्पेसिफिक काम के लिए पार्टनरशिप फर्म तैयार हुई थी, जैसे वो काम कंप्लीट होगा हमें अपनी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। फोर्थ रीजन क्या है? इफ द पार्टनर्स बिकम insolvent, either one or all the partners become insolvent, then also we are supposed to close the business, that is close the partnership firm। उसके बाद में अगर जो हम बिजनेस कर रहे थे वो इलीगल था, अनलॉफुल था, then also we are supposed to dissolve the firm। and thirdly, if the partnership यानी कि पार्टनर्स की अपनी मर्जी है, किसी को लग रहा है नहीं हम नहीं कंटिन्यू कर सकते, हमको ये बिजनेस बंद करना चाहिए, भले ऊपर से कोई भी कारण ना हो, जो ऊपर के हमने 5 कारण पढ़े उसमें से कोई भी रीजन ना हो, देन ऑल्सो दे कैन क्लोज द फर्म। फॉर दैट दे हैव टू गिव प्रायर 14 days नोटिस टू अदर। ओके, जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और वो फर्म क्लोज करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज डिसॉल्यूशन? डिसॉल्यूशन मीन्स क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर देर आर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी कि 2 मेथड से हमें सम सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वन सिंपल डिसॉल्यूशन, ओके, एंड द सेकेंड वन डिसॉल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब अभी मैंने समझाया। इंसॉल्वेंसी का मतलब है जब पार्टनर्स बैंक करप्ट हो जाते हैं, दे डोंट हैव मनी, देयर लायबिलिटीज आर मोर देन देयर एसेट, दैट टाइम व्हेन द फर्म इज क्लोजिंग, तो कैसे हमको डिसॉल्यूशन के सम करने वो यहाँ पर हम सीखेंगे। सिंपल डिसॉल्यूशन का मतलब कि वो बैंक करप्ट नहीं हुए थे,
they were not insolvent, still we have closed for any reason. वो वेंचर कंप्लीट हो गया या पीरियड कंप्लीट हो गया, ऊपर में से कोई भी कारण हो सकता है, और उनकी आपस में नहीं बनती थी इसलिए क्लोज कर दिया. देन वी विल डू डिसोल्यूशन बाय सिंपल this simple dissolution. Okay, अब what do you mean by simple dissolution that I have written? I will explain it. What is given here? Simple dissolution when all partners of the partnership firm are solvent. Solvent का मतलब हम already पता है हमें. Solvent का मतलब है वो इंसान जिसके assets ज़्यादा है और उसके पास जो liabilities हैं वो बहुत कम है. That person is known as solvent, and they decide to dissolve the firm due to any reason. अब कौन से कारण हो सकते हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. किसी भी कारण की वजह से वो अपना फर्म बंद करते हैं. दैट इज नोन एज सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जब सारे पार्टनर सॉल्वेंट होते हैं एंड दे डिसाइड टू क्लोज द बिजनेस फॉर एनी रीजन, दैट इज नोन एज सिंपल डिसोल्यूशन. यहां तक समझ में आया? नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज. 2 मिनट रुको, मैं पेज टर्न कर रही हूँ. अब यहां पर हमने क्या लिखा है? वी हैव रिटर्न अकाउंट्स ओपन्ड इन बुक्स ऑफ फर्म. जब हम सिंपल डिसोल्यूशन करते हैं तो हमें कौन कौन से अकाउंट वहां पर करने हैं? जैसे फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर. The same way in dissolution we are supposed to prepare few accounts. Now which are those accounts? First one is realization account. पहला अकाउंट जो आपको बनाना है वो है रियलाइजेशन अकाउंट. अब इसका हमने शॉर्ट में मीनिंग लिखा हुआ है. क्या है रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स while preparing realization account all sundry assets, आपको पता है assets क्या है? प्रॉपर्टी owned by the business and all third party liabilities. थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज यानी कि बाहर वाले आउटसाइडर्स. फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ऑल आर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज. वो लाइबिलिटी जो हमें बिजनेस के बाहर देनी है, आउटसाइडर को देनी है, दैट इज नोन एज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, आर ट्रांसफर्ड. क्या समझ में आया? While preparing realization account, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास जो भी सन्ड्री एसेट्स हैं और जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं वो सारे के सारे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? टू आर रियलाइजेशन अकाउंट. आगे क्या दिया है? रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश. रियलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने एसेट्स बेचकर कैश इकट्ठा करते हैं. किसके लिए? जब हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं. सपोज हम मेरी पार्टनरशिप फर्म है और मैं बंद कर रही हूँ. बंद करने से पहले जो जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, जहाँ से मैंने लोन लिया है, मेरे बिल्स हैं जो मुझे पे करने, वो सारे के सारे पे करके ही तो मैं बिजनेस क्लोज कर सकती हूँ ना. आई कैन डिनाई फ्रॉम पेइंग दैट अमाउंट, दैट नो आई एम क्लोजिंग माई बिजनेस नाउ, आई विल नॉट पे. जो भी मुझे लायबिलिटीज पे करनी है तो उसको पहले पे करने के बाद में ही मैं अपना बिजनेस क्लोज कर सकती हूँ. तो जब हम फर्म डिसॉल्व करते हैं हमें क्या करना है? जो आउटसाइडर हैं, जो बाहर वाले हैं, उनको पेमेंट करना है. तो कहाँ से करेंगे हम? हमारे पास कैश पड़ी हुई है, या तो जो भी हमारे कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स हैं वो सारे के सारे एसेट्स हम रियलाइज करेंगे. रियलाइज करने का मतलब है बेचेंगे. वी विल सेल देम एंड फ्रॉम दैट मनी वी विल रीपे टू द आउटसाइडर. वी विल रीपे द लायबिलिटीज which I have explained to you. For example, creditors, bills payable, bank loan, etc. अब realization account जो है that is a nominal account. I have not written in this, लेकिन मैं यहाँ पर आपको explain करती हूँ. realization account जो है वो nominal account है. As it is a nominal account, you are supposed to follow the rules of nominal account only. क्या rules है nominal account के? Debit all expenses and losses.
and credit all incomes and gain. ओके, जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। रिकॉर्ड करते समय हम यही रूल अप्लाई करेंगे, और आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली टू अकाउंट्स, नॉट टू स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर भी रूल एप्लीकेबल है। कौन सा रूल एप्लीकेबल है? नॉमिनल अकाउंट का। ये नॉमिनल अकाउंट है, देयरफॉर जो जब भी हम खर्चा करेंगे वो हम डेबिट में लिखेंगे, हमारा नुकसान होगा वो भी हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर हमें इनकम मिलती है या हमें प्रॉफिट होता है, विल राइट ऑन क्रेडिट साइड। पहला अकाउंट तो ये हो गया विच आई एम सपोज टू प्रिपेयर, दैट इज माई रियलाइजेशन अकाउंट। The second account which we are supposed to prepare in simple dissolution, that is partners capital account. अगर उस सम में आपको बैलेंस शीट में करंट अकाउंट भी दिया हुआ है तो आपको करंट अकाउंट भी उस सम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट दिस इज ऑप्शनल। अगर दिया है तो प्रिपेयर करना है, अगर नहीं दिया है तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर नहीं दिया है करंट अकाउंट तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, current account. If it is given in the balance sheet, then only we are supposed to prepare. If it is not given, no need of preparing current account. लेकिन कैपिटल अकाउंट कंपलसरी है, रियलाइजेशन प्रिपेयर करना कंपलसरी है। एंड द फोर्थ वन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट यानी कि जो बिजनेस के पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, सपोज दो पार्टनर है संदीप और राहुल, इफ टू पार्टनर्स आर देयर, और उन्हीं में से किसी ने लोन लिया है तो उनका हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, वी विल नॉट राइट इन रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, पार्टनर खुद अगर लोन लेता है, विल नॉट राइट इन रियलाइजेशन अकाउंट, दैट लायबिलिटीज वी आर सपोज टू ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट। उनका एक अलग से अकाउंट बनाना है, वहां पर आपको ट्रांसफर करनी है फॉर डिसोल्यूशन। और जो लास्ट अकाउंट बनाना है आपको, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट। एंड कैश बैंक अकाउंट इज सेम लाइक अवर बैलेंस शीट ईयर। जैसे हमारी फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट टैली होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बैलेंस शीट टैली होती है उसका मतलब क्या था कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी पोस्टिंग की थी वो राइट है। उसी तरीके से अगर हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, एक ही नाम लिखना है, कौन सा नाम लिखना है? दैट विल बी गिवन इन योर सम इटसेल्फ। बैलेंस शीट इफ दे हैव रिटन कैश अकाउंट, विल प्रिपेयर कैश अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में लिखा है बैंक बैलेंस तो हम प्रिपेयर करेंगे बैंक अकाउंट। कैश बैंक दोनों नहीं प्रिपेयर करते। अगर बैलेंस शीट में हमें कैश वर्ड दिया है, विल प्रिपेयर कैश अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में हमें बैंक वर्ड दिया है, विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट। लेकिन ये अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। अगर ये अकाउंट टैली होता है मतलब हमने जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बाकी उस सब में जो भी अकाउंट बनाए हैं उनकी पोस्टिंग जो की है वो राइट की है। ओके, सब में आपको इस चैप्टर में लेजर भी करना है और दे कैन आस्क यू जर्नल ऑल्सो। समटाइम्स दे कैन आस्क यू प्रिपेयर लेजर अकाउंट, समटाइम्स दे कैन आस्क यू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, गिव जर्नल एंट्रीज। दोनों इजी हैं, दोनों में कोई टेंशन नहीं है। ओके, बोथ आर इजी। जब सम करेंगे मैं दोनों आपको साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ में आए, आपको कोई डाउट ना रहे, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो सिंपल डिसोल्यूशन में क्या प्रिपेयर करना है हमको? रियलाइजेशन अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, विच रूल्स आर एप्लीकेबल नॉमिनल अकाउंट के। ये नॉमिनल अकाउंट है तो हमें ध्यान में रखना है, अगर हमारा इनकम है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। इफ वी आर हैविंग एक्सपेंसेस वी राइट ऑन डेबिट साइड, वी हैव लॉस विल राइट इन डेबिट, वी हैव गेन विल राइट इन क्रेडिट साइड। उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम फाइनल अकाउंट में सीख चुके हैं कैसे प्रिपेयर करना है। सम में अगर करंट अकाउंट दिया है तो प्रिपेयर करना है, सम में अगर पार्टनर्स लोन है तो अलग से लोन अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत है।
और कैश बैंक अकाउंट इज कंपल्सरी. सो व्हाट इज कंपल्सरी? रियलाइजेशन, कैपिटल एंड कैश बैंक अकाउंट. ये दो ऑप्शनल है. अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो हम प्रिपेयर करेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरा है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, दो होते हैं या सारे के सारे होते हैं, तो दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन. ये सेकेंड कंडीशन है. ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से सम देखेंगे. फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे. पहले सॉल्व सम ही करूंगी मैं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. उसके बाद में हम अनसॉल्व की तरफ जाएंगे. तो ये लेक्चर जो था, ये सिर्फ जितना ज़रूरत थी उतना ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. इसके अलावा आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है, और किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. इतना आप समझ लेना. देन वी कैन स्टार्ट सम इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली. जहाँ नहीं समझ में आएगा एक दो बार रेफर कर लो. When I'm taking lecture on Google Meet, you can ask me about doubts. Have a good day. Take care.